आज हम 12th अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाएं निम्नलिखित होते हैं। चालू मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना दो तरीके से अर्थात दो मूल्यों पर की जाती है, जिनमें पहला है चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय से तात्पर्य यह होता है जब एक देश में राष्ट्रीय आय की गणना उस वर्ष बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग के आधार पर की जाती है, तो इसे चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, यदि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 2010-11 में बाजार में प्रचलित कीमतों पर देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के योग के आधार पर की जाती है, तो यह वर्ष 2010-11 में भारत की चालू मूल्यों या प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहलाएगी। इस तरह से चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय उस वर्ष में जो बाजार में प्रचलित कीमत रहता है, इनके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। इसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य किसी आधार वर्ष की कीमत के अनुसार आंका जाता है, तो उसे हम स्थिर कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थव्यवस्था की वास्तविक आर्थिक वृद्धि को जानने के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य किसी आधार वर्ष की कीमत के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों की तुलना विश्वसनीय बन जाती है। इसलिए विश्व के सभी देशों में एक आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। इसी आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर सभी वर्षों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इसी आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर सभी वर्षों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय आय की गणना चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों पर किया जाता है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना हो जाने के बाद अब हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रति व्यक्ति आय उसे कहा जाता है जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो जो हमें जो फल प्राप्त होता है वह उस देश की प्रति व्यक्ति आय होती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए संबंधित वर्ष में देश में राष्ट्रीय आय एवं उसकी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का होना अति आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को एक देश के लोगों के रहन सहन में वृद्धि का सूचक माना जाता है। यदि संभव है कि
एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके तो। इसके बाद अब हम आते हैं एक देश की घरेलू सीमाएं। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली में एक देश की घरेलू सीमा का भी महत्व है। सामान्यतः एक देश की राजनीतिक सीमाओं में स्थित भौगोलिक क्षेत्र को घरेलू सीमा कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के अंतर्गत एक देश की घरेलू सीमा में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत स्थित भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें समुद्री क्षेत्र भी सम्मिलित है। एक देश की निवासियों के द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान तथा वायुयान। उदाहरण के लिए भारत के वे जहाज़ जो भारत एवं अन्य देशों के बीच अथवा अन्य दो देशों के बीच चलते हैं, तथा एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस के वे विमान जो जापान और अमेरिका के बीच यात्रियों को लाते व ले जाते हैं, वे सभी भारत की घरेलू सीमा में आएंगी। मछली पकड़ने की जो नौकाएं हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस यान, तैरते हुए प्लेटफार्म तथा जल सीमाओं के अंतर्गत दोहन कार्य। उदाहरण के लिए यदि बांग्लादेश भारत को उसके गहरे समुद्र में तेल संसाधनों के दोहन का एकमात्र अधिकार दे देता है, तो इसे दोहन कार्य में लगे प्लेटफार्मों को भी भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाता है। एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान भी उस देश की घरेलू सीमा के ही अंग माने जाते हैं। उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि एक देश की घरेलू सीमा उसकी राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र से व्यापक होती है। इसके बाद अब हम आते हैं एक देश के सामान्य निवासी। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली में एक देश के सामान्य निवासी की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति से होता है जो उस देश में निवास करता है तथा उसका आर्थिक हित उस देश से जुड़ा रहता है। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति एवं संस्थाएं दोनों आते हैं। इसी प्रकार से सामान्य निवासी में एक देश के निवासी तथा उस देश में रहने वाले गैर निवासी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसा कि इंग्लैंड के मूल निवासी तथा भारतीय नागरिक जो कि अभी भी भारतीय पासपोर्ट पर है एवं भारत की नागरिकता रखते हैं, इंग्लैंड के सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में बसे भारतीय गैर निवासियों की तरह आर्थिक रुचि इंग्लैंड में ही है। इसी प्रकार भारत के सामान्य निवासी में भारत में रह रहे नागरिक तथा भारत में रह रहे गैर निवासी दोनों शामिल है। लेकिन ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी होते हैं, न कि उस देश के निवासी होते हैं जहां ये संगठन स्थापित है। इन संगठनों के कार्यालय भारत में भी स्थित है। इन कार्यालयों में कार्य करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं। लेकिन सामान्य निवासी के कुछ निम्न अपवाद होते हैं, जिनमें विदेशी नागरिक जो सैर सपाटे, अवकाश बिताने, चिकित्सा कराने, अध्ययन, सम्मेलन, खेलकूद में शामिल होने के लिए आए हैं। ऐसे विदेशी जहाज़ों के कर्मचारी, विदेशी अस्थायी कर्मचारी, विदेशी सरकारी अधिकारी, राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी जो उस देश के निवासी नहीं है जहां संगठन के कार्यालय स्थित है, तकनीशियन जो किसी देश में मशीनरी या संयंत्र स्थापित करने आए हैं। इस प्रकार से
इन व्यक्तियों को उस देश का निवासी माना जाता है जिसमें वे सामान्यतः रहते हैं तथा जहां उनकी आर्थिक रुचि केंद्रित होती है। एक देश के सामान्य निवासी के बाद अब हम आते हैं उपभोग वस्तुएं। उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी एवं उपभोग की जाती है। इन्हें आगे की किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद उत्पादक अथवा पूंजीगत वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक फर्म द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार उत्पादक वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप में संतुष्ट करने में सहायक होती है। इसके बाद अब हम आते हैं बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था। जब किसी देश का अन्य देशों से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से न तो वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात किया जाता है और न ही निर्यात किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी पर्यटकों को न तो आने की अनुमति दी जाती है और न ही अपने देश से दूसरे देश में पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जाती है। बंद अर्थव्यवस्था में निम्न गतिविधियां सम्मिलित नहीं की जाती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शेष विश्व से शुद्ध साधन आय नहीं, कोई विदेशी खाता नहीं होता, अनुदान एवं उपहारों का कोई लेन देन नहीं होता, दस्तकारों की सेवाओं का हस्तांतरण नहीं होता। इसके बाद अब हम आते हैं खुली अर्थव्यवस्था की ओर। सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था होती है। जब किसी देश का अन्य देशों से आर्थिक संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरे देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे देशों को वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया जाता है। किसी देश के उपभोग, उत्पादन, पूंजी निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। खुली अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ निम्नलिखित आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं। विदेशियों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय अर्थात आयात किया जाता है। विदेशियों को वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया जाता है। विदेशियों से शेयर बाजार, बॉन्ड्स, ऋण पत्रों का क्रय किया जाएगा, उनका विक्रय किया जाता है। विदेशों से ऋण प्राप्त किया जाता है। विदेशों को ऋण दिया जा सकता है। इस तरह से विदेशों को उपहार देना तथा विदेशियों से उपहार प्राप्त करना भी खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और लास्ट में आते हैं सकल विनियोग। फर्म अथवा अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित उपकरणों पर किया गया कुल व्यय सकल विनियोग को बतलाता है। यदि हम सकल विनियोग में से घिसावट या मूल्यह्रास घटा दें तो हमें शुद्ध विनियोग प्राप्त होता है। सकल विनियोग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मूल्यह्रास उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली घिसावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास का प्रतिशत स्थिर परिसंपत्ति की आयु के आधार पर निकाला जाता है। जब स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य को उसके आयु वर्षों से भाग दिया जाता है तब हम मूल्यह्रास की वार्षिक राशि हमें प्राप्त होती है। यह मूल्यह्रास राशि व्यापारिक खर्चों का एक अंग माना जाता है जिसे शुद्ध लाभ की गणना के लिए सकल लाभ में से घटाया जाता है। इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।